नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो बेसिकली इन्फ्लेशन है क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2010 में, ठीक है, 1 kg अनियन का प्राइस कितना है? 50 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपीज़ है। एंड यही प्राइस इसी चीज़ का प्राइस 2020 में मान लीजिए 100 रुपीज़ हो गया है। 1 kg का अनियन का प्राइस 100 रुपीज़ हो गया है। तो ये जो 10 साल में ये जो 50 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है हमें, जो 50 रुपये का डिफरेंस है, दिस इज़ इन्फ्लेशन। यानी कि एक किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्राइस में राइज होना इज़ नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन किन किन वजहों से होता है। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? अब देखिए, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन जैसे नाम इसमें दिया हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, किसी चीज़ की डिमांड का बढ़ जाना, यानी कि वहाँ पर इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई सामान है, कोई पर्टिकुलर सामान है, कोई गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ियाँ हमारे पास सिर्फ 20 हैं, ठीक, 20 गाड़ियाँ हैं एंड उनको ख़रीदने वाले लोग 40 लोग हैं, ठीक। अब उन 40 लोगों में से 20 लोगों के पास 10 लाख रुपए हैं, जो कि इसकी कीमत है, ठीक है। इसकी कीमत कितनी है एक गाड़ी की? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। और 20 लोगों के पास 10 लाख हैं, ठीक, लेकिन जो 20 लोग हैं उनके पास 15 लाख रुपए हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर ये 20 लोग भी इसको खरीद सकते हैं एंड ये 20 लोग भी इसको खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो 20 लोग हैं ये इस गाड़ी का 10 लाख से ज़्यादा प्राइस भी दे सकते हैं ताकि वो गाड़ी इन्हीं को मिले। तो ये प्रोड्यूसर जो यहाँ के होंगे वो क्या करेंगे कि इस चीज़ का प्राइस 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर देंगे। अब 15 लाख करने में उनका तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 15 लाख है लोगों के पास। ये जो 20 लोग हैं यहाँ पर तो इनके पास है 15 लाख रुपीज़ देने के लिए, तो ये लोग दे जाएंगे और वहाँ पर पैसे दे के गाड़ियाँ ले लेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि वो जो गाड़ी थी 10 लाख रुपए की, उसकी प्राइसिंग क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। और किसकी वजह से बढ़ी? क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, डिमांड ज़्यादा थी, लोग खरीदना ज़्यादा चाह रहे थे, बट यहाँ पर गाड़ियाँ कम थी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अगला देख लेते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है? अब मान लीजिए कार का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कार का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो जैसे हमारे पास कार की कॉस्ट हमने 10 लाख रुपीज़ ली थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो टायर्स होते हैं, टायर की कॉस्ट बढ़ चुकी है, ठीक है, टायर की कॉस्ट बढ़ा दी गई है, मेटल की कॉस्ट बढ़ा दी गई है, ठीक है, एंड ग्लास की कॉस्ट बढ़ा दी गई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, इनकी जब कॉस्ट बढ़ रही है तो फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा? जो हमारी कार है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। यानी कि किसी भी मतलब आप कह सकते हैं कि जो रॉ गुड्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जब उनकी प्राइस में इंक्रीज आता है तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसकी प्राइस में भी इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। तो दैट इज नोन एज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक। अब अगला देख लेते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या कहता है कि जब हमारा, अब ये आगे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि जब भी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है तो इन्फ्लेशन की वजह से होता क्या है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने लगती है। कैसे डेप्रिशिएट होने लगती है? अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में एग्जांपल लिया था कि वो जो 50 रुपये का गैप आ रहा था, दैट वाज
इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वहाँ हो क्या रहा था कि पहले 50 रुपये में जो 1 किलो अनियन आ रहे थे, 1 किलो प्याज आ रहा था, अब वो चीज़ 100 रुपये में आ रही है। तो कहीं ना कहीं 50 रुपये की वैल्यू कम हो गई ना। पहले 50 रुपये में जो चीज़ आ रही थी, अब वो 50 रुपये में नहीं आ रही, अभी वो 100 रुपये में आ रही है। तो यानी कि करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है। पहले के टाइम पे इंसान के लिए 2 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता था, आज के टाइम पे 2 रुपये का 200 रुपये भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मतलब अगर फॉरेन उसमें हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे मान लीजिए डॉलर से कंपेयर करें, तो हमारी वैल्यू और गिर चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या होगा कि जब हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पहले जो चीज़ मान लीजिए 100 रुपये में मंगा ले रहे थे बाहर से, अब वो 150 या 200 रुपये में देखने को हमें मिलेगी। तो ये है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, जब बाहर की क्वांटिटीज़ की भी हमें प्राइस राइज्ड मिलेगी, ठीक। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन पे। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या कहता है कि जब हमारी मान लीजिए इकोनॉमी में ही हमें कोई दिक्कतें देखने को मिले, या आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में मान लीजिए कि आलू उगाया गया है, आलू को स्टोर करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई है, फैक्ट मतलब कोई दिक्कत हो गई, आलू ख़राब हो गए हैं। तो अब जो बचे हुए आलू हैं, ऑब्वियसली उनकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। कॉस्टिंग बढ़ा दी जाएगी, तो वहाँ पर ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से देखने को मिला, स्ट्रक्चरल, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो लूप होल था, जो स्ट्रक्चर में हमारे लूप होल था, उसकी वजह से जो हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं होर्डिंग, ठीक। तो होर्डिंग का मतलब क्या है कि अभी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आलू पोटैटो वाला। तो वहाँ पर अब क्या होगा कि जो जो खराब हो गए आलू वो तो खराब हो गए, अब जो बचे हुए हैं उसमें क्या होगा कि उसमें धांधली होने लगेगी, ठीक है। लोग क्या करेंगे, लोग स्टोर करने लगेंगे। अब स्टोर करने लगेंगे तो डिमांड तो बढ़ ही रही है, वहाँ पर सप्लाई कम होने लगेगी, ठीक है। तो सप्लाई कम होने लगेगी, तो वो जो सप्लाई जब हो गई, मतलब वो जो बचे हुए आलू थे वो बिक गए, फिर जब वो वाले निकाले जाएंगे जो ब्लैक में रखे गए थे, उनका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, ठीक है। जो लास्ट में फिर जो जितने बिक गए, जितने तो दिख रहे थे हमें, उतने हमने बेच दिए। फिर जो ब्लैक में रखे गए थे, जो लोगों ने छुपा छुपा के रख लिए थे, वो जब निकाले जाएंगे तो उनका प्राइस और हाई हो रखा होगा, क्योंकि उस समय डिमांड तो होगी बट सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। लोगों को आलू तो चाहिए होगा बट आलू मार्केट में होगा नहीं, तो अब जिसके पास भी होगा वो ब्लैक में बेचेगा और पैसे कमाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को इन्फ्लेशन का कॉज ये भी बताया गया है, होर्डिंग, ठीक है। स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में क्या हो रहा है कि शेयर का प्राइस फॉल हो रहा है, ठीक है। अब शेयर का प्राइस जब फॉल होता है तो इंसान क्या करता है, शेयर खरीदता है। अब शेयर खरीदता है तो वहाँ पर क्या होगा कि उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर वहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा कि जब डिमांड बढ़ जाएगी किसी शेयर की, तो वहाँ पर क्या होगा, उस चीज़ का प्राइस भी इंक्रीज कर सकती है कंपनी, ठीक है। इंक्रीज मतलब उस चीज़ का प्राइस बढ़ाया जा सकता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसका प्राइस बढ़ेगा एंड वहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्टेलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के करामात बताए गए हैं। यानी कि जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो रखी होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमें प्राइस का इंक्रीज दिखेगा, जो कि प्रोड्यूसर्स मैनिपुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल था कार वाला, तो वहाँ पर जब प्रोड्यूसर ने देखा कि मुझे 20 गाड़ियाँ बेचने के लिए ज़रूरी नहीं है 20 लोग ऐसे चाहिए जिनके पास 10 लाख रुपए हों, मुझे जब 15 लाख वाले मिल रहे हैं तो मैं 10 लाख में क्यों बेचूंगा। तो वो जो 5 लाख रुपए का वो इंक्रीज करेगा अपना प्राइस, जो मैनिपुलेट करेगा, जबकि कार की कॉस्ट 10 लाख ही है, ठीक है। 10 लाख रुपए ही है कॉस्ट, लेकिन वहाँ पर उसने 5 लाख का जो इम्प्रोवाइज मतलब आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन किया है, वो दैट इज नोन एज कार्टेलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं।
अब आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग क्या है कि जब हम लोग बात करेंगे, ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा कि 4% से कम में, ठीक है, जब 4% से कम तक का राइज होगा या 4% तक का राइज होगा इन्फ्लेशन में, तो दैट इज नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन क्या है, 4 से लेकर 8% तक की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक, 4 से लेकर 8% तक की बात करेंगे। यानी कि इन्फ्लेशन में जब भी राइज देखा गया तो वो अगर 4 से 8% के बीच में राइज आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन किसे कहेंगे, जब हम लोग बात करेंगे 8 से 10% तक की, ठीक है, 8 से 10% तक की, तो दैट इज नोन एज गैलोपिंग। रन अवे की बात करेंगे तो 10 से आप कह सकते हैं 20% तक, ठीक। राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, माउस ही है मेरे पास अभी, तो राइटिंग वैसी आ रही है फिलहाल। तो रन अवे की बात करेंगे तो 10 से लेकर 20% तक का जब राइज होगा तो दैट इज नोन एज रन अवे इन्फ्लेशन, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन की जब बात करेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन में हमें देखने को मिलेगा 20 से 30% तक का राइज, ठीक है, 30% तक का राइज हमें देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। 20 से 30% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जनरली 4% तक ही बना रहना चाहिए। हाइपर इन्फ्लेशन इज 20 से लेकर 30% तक का, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ग्राफ में भी आप देख सकते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ये ईयर दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है परसेंटेज ऑफ प्राइस राइज, ठीक। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, ट्रॉटिंग और गैलोपिंग, इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर हो गया रनिंग इन्फ्लेशन एंड लास्ट वाला है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो आगे बात कर लेते हैं फिलिप्स कर्व की, ठीक है। तो ये हमारा बना हुआ है फिलिप्स कर्व, यहाँ पर हमने दे रखा है इन्फ्लेशन और यहाँ पर दे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व बेसिकली क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए या कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए इकोनॉमी को एक हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी कि किसी कमोडिटी के प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस चीज़ की सप्लाई बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। सप्लाई जब बढ़ेगी तो नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप की जाएंगी, ठीक है। नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा था, समझ रहे हैं। फिर से देखिए, मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं सामान के। अब प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना। तो डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे कि सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है, लोगों को डिमांड चाहिए, तो भाई जो पैसे प्रोड्यूसर बोलेगा वो इंसान देगा, तो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ पर नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी, ठीक। नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व में बेसिकली ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये बात हो गई हमारे फिलिप्स कर्व के बारे में। अब आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।